गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। और इजी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और जीके बाय कोकल सर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से अपन क्या है मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और मैथमेटिक्स एसएससी जीडी के लिए वैसे तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन मैं इसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर इसके पैटर्न के कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रख के पूरा मैं कोर्स डिज़ाइन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अपन बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और आज मैं कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा। आज अपन वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हर क्वेश्चन में काम आने वाली है और ये वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है कि यार प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, क्या 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 छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सब जानते हैं कि आप पढ़ के आते हो। अगर नहीं भी पढ़ा है आपने तो भी मैं वो सब चीज़ें लेके चलूँगा। बिल्कुल जीरो से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिनको वर्दी की चाहत है या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको मैथ्स में बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप यहाँ से अच्छे से सीख सकते हो। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आज पूरी छोटी छोटी चीज़ें सब इकट्ठा करके इसमें ली है कि अपन उनको आसानी से पढ़ेंगे। ठीक, चलते हैं। पहली चीज़ क्या है, देखो ये देखो, इतनी सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो अपने काम आने वाली है। तो आप एक बार इनको देख लो और मैं चलता हूँ आगे। और पहला अपना जो स्लाइड है वो देखते हैं कि क्या पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो देखो भाई, पहली स्लाइड क्या है, ज़्यादा आगे हो गया क्या, ठीक भाई। यहाँ देखो, मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा क्या, चार चीज़ें हैं। क्या है भाई चार चीज़ें, एक तो है अपने पास भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये चीज़ें नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, तो अपन सब चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। अब आप ये चारों चीज़ें क्या है, भाग देना सबको आता होगा। अब एक मैं छोटा सा उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो 8 में मैं अगर किसका भाग दे रहा हूँ, 5 का भाग दे रहा हूँ, तो कैसे भाग देंगे बताओ। एक बार भाग जाएगा, 5 लिखूँगा यहाँ पे, यहाँ आएगा अपने पास 3, सही बात है। अब ये देखो चार चीज़ें आ गई अपने पास, एक तो ये आ गई, चार चीज़ें हैं कौन कौन सी, 1 2 3 और ये 4। अब ये चारों क्या क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखो जिसका भाग देंगे ना, ये तो होगा अपने पास क्या, भाजक, ये हो जाएगा क्या भाई, भाजक होगा। और जिसमें भाग देंगे वो होगा अपना भाज्य, और जितनी बार पूरी बार भाग गया है वो होगा भागफल, ठीक है। और जो बच जाएगा वो होगा अपने पास शेषफल। वैसे नॉर्मली सबको आती है ये चीज़ें, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें, अभी देखना बहुत आगे अच्छी चीज़ें आप इससे सीखोगे, ठीक है ना। तो अपन इसको लिख लेते हैं एक बार के लिए कि भाज्य क्या होगा, कि भाज्य जिसमें भाग दिया जाएगा, जिसमें भाग दिया जाएगा वो क्या होगा अपना भाज्य हो जाएगा भाई। कि किसमें अपन भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा अपना क्या, भाज्य। और जिसका भाग दे रहे हैं, जिसका भाग दिया जाएगा, जिसका भाग दिया जाएगा वो क्या होगा, भाजक हो जाएगा। और भाग कितनी बार पूरी बार गया है, ये होगा भागफल, कि भाग कितनी बार पूरी बार गया है, पूरी बार गया है। देखो यहाँ पे कितनी बार पूरी जा रहा है, एक ही बार पूरी बार भाग जा रहा है, बाकी तो 3 है और ये क्या है 5, तो 5 का भाग 3 में नहीं जाता है, तो पूरी बार कितनी बार गया, एक बार, तो ये क्या हो गया अपना भागफल। और शेषफल क्या है, शेषफल तो जो लास्ट में बचेगा अपने पास, जो बचेगा वो क्या होगा भाई, शेषफल। जैसे यहाँ पे कितना शेषफल है अपने पास, 3 शेषफल है, ठीक है। ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होगी। भाज्य क्या है,
जिसमें भाग दिया जाएगा, भाजक क्या है, जिसका भाग दिया जाएगा, और कितनी बार भाग गया है पूरी पूरी बार वो भागफल होगा, और शेषफल अपना लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, इससे अपन एक चीज़ यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जो भाज्य है वो कैसे निकाला जा सकता है। भाज्य बराबर होता है, अगर मैं भाजक और भागफल को गुणा करूं, क्या बोल रहा हूं, भाजक और भागफल को गुणा करूं और उसमें शेषफल जोड़ूं तो वापस क्या आएगा अपने पास, भाज्य आएगा। देखो क्या बोला, भाजक और भागफल को गुणा करूं इन दोनों को और उसमें क्या जोड़ूं, शेषफल जोड़ूं। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, तो अपना क्या आ गया, वापस भाज्य आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये काम की चीज है भाई, इसको ध्यान रखना। ठीक है क्या, अगर भाज्य अपने को वापस से निकालना है और तो भाजक और भागफल को गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए अपना, वापस वो भाज्य आना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ गए। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। देखो क्या है भाई, यार ये उल्टा सीधा कैसे हो रहा है भाई। उसके बाद देखो अपना क्या था, ये रो साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। इसके बाद अपन देखेंगे क्या, साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। 2 प्रकार की भिन्न होती है, एक साधारण भिन्न होती है और एक मिश्र भिन्न होती है। ये दोनों चीजें देखनी है अपने को। ठीक है, तो मैं क्या देखेंगे अपन, साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। चलो भाई इसकी बात कर लेते हैं, क्या है ये साधारण भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, दोनों की बात करेंगे। अब देखो साधारण भिन्न अपन ने ऐसा जरूर देखा होगा आपने कि 1/2 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, ऐसे कुछ, ये सब क्या है, साधारण भिन्न है। क्या ये साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न को अपन क्या कह सकते हैं, ये साधारण भिन्न क्या होती है, जिसे अपन किस रूप में लिखेंगे, P/Q रूप में लिखेंगे। ठीक है, जिसमें ऊपर वाला जो होगा उसको बोलते हैं सर अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। बात समझे क्या, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश, और नीचे वाले को बोलेंगे हर। ठीक है, और क्या होता है कि Q, अगर अपन साधारण भिन्न लिख रहे हैं तो इसमें Q है ना, नीचे वाली चीज, ये 0 कभी नहीं हो सकती। अगर ये 0 हो गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 0 बहुत खतरनाक चीज है, 0 का मामला खतरनाक है। देखो कैसे, अगर 2 चीजें हैं, कोई भी संख्या है, अगर मैं किसी भी संख्या में, ये संख्या है, इसमें अगर 0 का भाग देता हूं, किसी संख्या में 0 का भाग देता हूं तो अपने पास आता है, इसको हाईलाइट करके लिखो, अनंत। क्या आता है, अनंत आता है। और किसी संख्या में आप क्या कर रहे हो, अगर 0 का भाग दे रहे हो, 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हो, ये लिख देता हूं संख्या। अगर 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो फिर क्या आने वाला है अपने पास, फिर आएगा भाई क्या, 0 ही आता है। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई। अपने साधारण भिन्न की बात हो गई कि P/Q रूप में लिखेंगे। ठीक, और ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। और Q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और ये 0 का चक्कर देख लो, किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या होगा, अगर 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। अब आ जाओ मिश्र भिन्न। देखो मिश्र भिन्न क्या होती है, अभी जो अपन ने पढ़ा था भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, उससे अपने को मिश्र भिन्न बनानी है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कैसी होती है। जैसे मैं लिखूँ 2 सही 1/3, ऐसा आपने देखा भी होगा, बोला भी होगा कि 2 सही 1/3। ठीक है ना, तो अब ये क्या है, कैसे लिखी जाती है ये, अभी अपन ने भाग दिया था उसको मैं वापस लिखता हूँ। यहाँ पे ये 5 है जिसका भाग दिया एक बार, और यहाँ पे बचा था अपने पास 3। अब देखो कैसे लिखा जाता है मिश्र भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन अपन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर जो आएगा, ऊपर आता है अपना शेषफल। ऊपर क्या लिखेंगे, शेषफल, और नीचे में सब वही आता है जिसका भाग देंगे, मतलब भाजक।
और साइड में यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये क्या होती है, ये होती है अपने भागफल। ये आपको मैं क्या बता दिया मैंने कि मिश्र भिन्न कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मिश्र भिन्न को लिखने का ये तरीका है, यहाँ भागफल आएगा, यहाँ शेषफल आएगा और यहाँ भाजक आएगा। तो देखो अगर उसकी अपने को क्या लिखनी है भाई, उसकी अपने को लिखनी है मिश्र भिन्न, तो सबसे ऊपर क्या शेषफल, तो 3 भाग किसका लग रहा है 5 का, और कितनी बार गया है 1 बार। तो इसकी सही जो भिन्न होगी वो क्या होगी 1 सही 3/5। अगर इसको अपन सोल्व करते हैं वापस, तो 5 को अभी बोला था मैंने भाज्य अगर निकालना हो आपको तो भाजक और भागफल को गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ो। 5 को 1 से गुणा किया 5, 3 जोड़ा 8, ये लो 8/5। और वही तो है ये कि 8 में किसका भाग दे रहे हैं अपन, 5 का भाग दे रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज इसको देखो, ये जो मैंने लिखा 2 सही 1/3, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 + 1/3। बात समझ रहे हो क्या, दोनों बातें सेम है भाई। और इसको अगर सरल भिन्न में बना के देखें अपन, तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 2 को 3 से गुणा करो 6, 6 और 1 7, 7/3। ये तीनों बातें सेम है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको एक तो सरल भिन्न में लिखा और इसको तोड़ के लिख दिया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भिन्न लिखी होगी, मिश्र भिन्न जो लिखी होगी, उसमें शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, तभी वो भिन्न क्या होगी, सही होगी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए। बात समझ गए क्या। अगर शेषफल जैसे मान लो यहाँ पे 7 आ गया, तो अभी तो भाग जा रहा है, तो फिर वो मिश्र भिन्न क्या होगी, सही नहीं होगी, उसको अपने को सही बनाना पड़ेगा। ठीक, ये बातें समझ में आ गई, बहुत इजी सी बातें हैं, एक बार देख लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई अपन। अब क्या बोल रहा है अपने, ठीक है देखो, वज्र गुणा और पक्षांतरण क्या चीज है, वज्र गुणा और पक्षांतरण दो चीजें पूछेंगे अपने से। तो वज्र गुणा क्या होता है और पक्षांतरण क्या होता है, कैसे काम में लिया जाता है, अपने जो अपन पढ़ेंगे उसमें कैसे काम में आएगा, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये अपने क्या काम आने वाला है। देखो वज्र गुणा, वज्र गुणा आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। वज्र गुणा का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, इसमें दो भिन्नों की जरूरत पड़ेगी अपने को। जैसे मैं लिखूं आपके पास, वज्र गुणा क्या होता है कि a/b कोई भिन्न है, ठीक है, और बराबर c/d कोई भिन्न है। तो अपने को अगर इसको सोल्व करना है, ये इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, कुछ चीज़ मान निकालने के लिए। जैसे 4 चीज़ें दे रखी है, इसमें से एक चीज़ नहीं दे रखी होगी और अपने को मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए तो किससे गुणा होगा भाई, डी से, और बराबर का चिन्ह तो बराबर, और बी किससे गुणा होगा, सी से। ये अपना निकल के आता है वज्र गुणा से, ठीक है क्या। ए को डी से गुणा किया, बी को सी से गुणा किया, इस तरीके से आ गया। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कोई भी। अगर मेरे को, जैसे मैं दूं आपको x/5 बराबर 3/10, ये दे देता हूं मान लो मैं। तो एक चीज और ध्यान रखना, बीच में बराबर होना जरूरी है। वज्र गुणा के लिए क्या, बीच में बराबर का चिन्ह होना बहुत जरूरी है। तो x, ये दोनों ऊपर ऊपर वाली चीजें है ना, ये कट सकती है आपस में। कटने का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं में एक जो कोई भी दूसरी संख्या है उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे मान लो नीचे 10 और 5 है, दोनों है, इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है क्या, तो मैं इन दोनों में 5 का भाग देके काट सकता हूँ। जैसे 5 का भाग दूं 1 बार गया, 5 का भाग दूं 2 बार गया, तो यहाँ से आएगा अपने पास x बराबर 3/2। अब एक गुणा होगा इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3/2 का मतलब क्या है, 3 का आधा करना है, तो कितना आ जाएगा 1.5। इस तरीके से अपन आंसर निकालेंगे। तो वज्र गुणा अपने ऐसे काम आएगा। अभी तो मैंने डायरेक्ट काट के कर दिया। अगर मैं दूसरी भाषा में बताना चाहूँगा आपको, तो एक बार देखो इसको कैसे लिखेंगे। 10 को x से गुणा किया 10x बराबर 5 को 3 से गुणा करूंगा 15।
तो x बराबर आएगा अपने पास 15/10। अब काट लो फिर से, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटा 3 बार, फिर से वही 3/2 आ गया और इसका मान होगा अपने पास 1.5। ये हो गया अपने पास क्या, वज्र गुणा। अब ऐसे ही पक्षांतरण है, पक्षांतरण आप सबने देखा होगा कि बराबर बीच में क्या होना जरूरी है, बराबर। जैसे मैं कोई भी लिख लेता हूँ एक x + 5 = 10, ये मान लो, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। अब इसमें पक्षांतरण सीखना अपने को। पक्षांतरण का मतलब कुछ नहीं है, एक संख्या को बराबर की एक साइड से दूसरी साइड भेजना है। इसको इधर की साइड भी ला सकते हैं और इसको इधर की साइड भी भेज सकते हैं, कोई सी भी चीज़ को। बस फर्क क्या पड़ेगा कि बराबर के दूसरी तरफ भेजने पर अगर वो चीज़ पहले प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, कोई भी संख्या या कोई भी किसी को भेजे, x को भेजेंगे तो भी माइनस का होगा, ठीक है। अगर मैं इस 5 को x का मान निकालने के लिए 5 को इधर भेजता हूँ तो ये बराबर, ये 10 तो पहले यही था, इसको इधर भेजा तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर अपने पास आएगा 5। बात समझ गए, ये पक्षांतरण है, कुछ भी नहीं है। क्या है कि बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने पर चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। चलो आप लिख लेना इस चीज को, क्या कि बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ किसी संख्या या किसी भी वेरिएबल को भेजने पर उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चीज देखो, क्या चिन्हों का गुणा व भाग। अब आगे बात किसकी, चिन्हों का गुणा और भाग की। चिन्ह क्या, जैसे प्लस, माइनस, गुणा, ये इस तरीके के चिन्ह, उसका अपन क्या करेंगे, 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं आपको पता है, प्लस और माइनस, इसका गुणा करना है अपने को, ठीक है ना। तो देखो गुणा कैसे करेंगे, चिन्ह। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ, लिख देता हूँ पहले। एक क्या हो सकता है कंडीशन कि प्लस की संख्या से गुणा हो। दूसरी कंडीशन माइनस की संख्या से गुणा हो। तीसरी माइनस की संख्या प्लस से गुणा हो। चौथी क्या होगी, प्लस की संख्या माइनस से गुणा हो। यही बात हो सकती है चार ही, या तो दोनों संख्या किसकी हो, माइनस की हो तो आपस में गुणा हो रही हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ -2 × -2, ठीक। और क्या हो सकती है, दोनों संख्या प्लस की हो, अगर किसी संख्या के आगे क्या नहीं लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्लस की संख्या ऑटोमेटिकली, ठीक। अब देखो ये क्या होगा, और इधर एक चीज और लिख देते हैं अपन, जो अभी बोला था अपन ने कि क्या भाग भी तो देखना है, गुणा तो देख लिया, भाग भी देखना है। इसका मतलब प्लस भाजक प्लस, माइनस भाजक माइनस, माइनस भाजक प्लस और प्लस भाजक माइनस। ऐसे क्यों लिखा मैंने कि दोनों चीज़ें सेम ही होती है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो भी सेम होगी और इसको देखोगे तो भी सेम होगी, तो अपने दोनों का सेम टू सेम निकल के आने वाला है। अब देखो आएगा क्या, वो सीखते हैं हम, ठीक। देखो अगर प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करता हूं तो प्लस ही आएगा, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करता हूं तो भी प्लस आएगा, और माइनस की संख्या को प्लस से करते हैं तो माइनस, और इसको भी करेंगे तो भी माइनस। यहाँ से आपने एक चीज़ देख ली होगी, अगर दोनों चिन्ह सेम है दोनों तरफ, दोनों संख्याएं या तो प्लस की हो, दोनों संख्याएं या फिर माइनस की हो, तो हमेशा क्या आने वाला है, प्लस ही आने वाला है। अगर एक भी चेंज हुई, चाहे गुणा कर रहे हो चाहे भाग कर रहे हो, अगर एक भी चिन्ह क्या हुआ, चेंज हुआ, प्लस माइनस हुआ या माइनस प्लस हुआ, तो फिर माइनस आएगा, ठीक। तो सिंपल चीज़ है, समझ गए होंगे आप। चलो आगे देखते हैं, भिन्नों का गुणा व भाग। अब पहले तो अपन ने क्या किया, चिन्हों का गुणा व भाग कर लिया, अब भिन्न का गुणा व भाग कर लेते हैं। देखो भिन्न मान लो ये है, मैं गुणा बता देता हूं आपको पहले। भिन्न मान लो क्या है, a/b कोई भिन्न है, गुणा c/d कोई भिन्न है। अब इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें क्या होता है, अब ऐसे मत कर देना कि a को d से गुणा कर दूं और b को c से गुणा कर दूं, गलत हो जाएगा। ऊपर वाली चीजें आपस में गुणा हो जाएगी, कैसे, ac/b/d, इस तरीके से ये गुणा होने वाला है, ठीक है। और अब जैसे अपन उदाहरण लेके देखते हैं, इधर एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ मैं। जैसे 5/7 लिखा हुआ है इंटू 14/10 लिखा हुआ है,
ठीक। इसको गुणा करना है तो एक तरीका तो है कि 14 को 5 से गुणा करूं और 7 को 10 से गुणा करूं और लिख दूं। दूसरा तरीका क्या, अगर सोल्व करना है इसको, तो अगर ये आपस में कट रही हो तो देखो इसका भाग इसमें भी जा सकता है, इसका भाग इसमें भी जा सकता है, उल्टी सीधे कट सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो 7 का भाग देखो 14 में जाता है 2 बार और इसका भाग भी जाता है इसमें 2 बार और 2 से 2 कटेगा, अपने पास आंसर आएगा 1। इस तरीके से आप काट भी सकते हो। ठीक, ये हो गया गुणा वाली बात होगी। अब देखो भाग वाली बात, क्या कहेंगे कि 1/b कोई भिन्न है, उसमें भाग देंगे अपन c/d किसी दूसरी भिन्न का। अब यहाँ पे भिन्न जरूरी नहीं कि साधारण भिन्न ही आए, मिश्र भिन्न आएगी तो भी अपन उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, साधारण में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 तरीके से करेंगे इसको। अगर आपको भाग देना है तो एक तरीका तो ये है कि a/b फर्स्ट वाली भिन्न को ऐसे का ऐसा रहने दूँ और इसको मैं चेंज कर दूँ किसमें, गुणा का चिन्ह लगा दूं। ठीक है, तो ये आगे वाली जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसका अंश तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा और हर क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। देखो हर तो अंश बन गया, ऊपर आ गया, और जो अंश था वो हर आ गया, नीचे बन गया। ठीक है, तो अब काट सकते हो आप, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि AD/BC। अब दोनों चीजें अलग है, देखो इधर AC है उधर AD है। ठीक है ना। अब ये आया कैसे, तो एक्चुअल में देखो ये बात ऐसे थी, A/B इसमें भाग दे रहे थे अपन C/D का। मैं क्या करता हूँ, इनको नंबरिंग कर देता हूँ इसके ऊपर कि इसको 1 नंबर मानते हैं, इसको 2 नंबर मानते हैं, इसको 3 नंबर मानते हैं, इसको 4 नंबर मानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो पहला वाला है ये 4 नंबर के साथ जाता है और ये दूसरा वाला है ये 3 वाले के साथ रहता है। तो वापस से वही बात आ गई, अगर ये ऊपर जाएगा तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं AD और ये इसके साथ जाएगा तो इसको लिखूंगा मैं BC। दोनों बातें सेम है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है LCM और HCF। ये दोनों तो खतरनाक चीज़ें हैं और पूरी मैथमेटिक्स में काम आने वाली है। इसके बिना ये तो फिर भी कम काम आएगा, इसके बिना तो क्वेश्चन होते ही नहीं है। मतलब ये मान लो आप भिन्नों के जोड़ बाकी करोगे तो भी ये काम आएगा। आप टाइम वर्क एंड वो वाले क्वेश्चन करेंगे टाइम वर्क वाले, उसमें भी ये काम में आएगा। ठीक है ना, बहुत सारे चैप्टर में ये तो काम आता ही रहता है ना। तो देखो भाई, अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। LCM को भी देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है LCM। ओके, LCM आजा भाई, क्या बोलेगा तू, आ जाओ भाई। समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट करते रहना। अगर समझ में नहीं आए, कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप वापस से मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ दोबारा बताओ, ये समझ में नहीं आई है। ठीक है ना। अब देखो LCM का मतलब होता है भाई, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में तो लेस है कह सकते हैं, और ये होता क्या है LCM। अब LCM तो कहते हैं, लेकिन मतलब क्या है इसका। L का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसका, वो अपने को निकालना है। ठीक है ना। अब देखो कैसे LCM की बातें करते हैं अपन, इसकी बात कर लेते हैं। अब पहले तो मैं इसकी परिभाषा आपको बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा पूरा भाग जाता हो। अभी समझेंगे क्या लिखा है मैंने। क्या बोला, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको अब उदाहरण से समझाता हूँ कि 2 चीज़ें हैं,
जैसे मान लो इधर है 5 और इधर लिख देता हूँ मैं 8। क्या लिखा? 5 और 8। ठीक है। अब पूछा अपने को कि इनका एलसीएम की जरूरत पड़ रही है अपने को कि 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है अपने को छोटी से छोटी जिसमें इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या अपने को ढूंढनी है। तो आप बताओ क्या हो सकती है छोटी से छोटी संख्या? तो ऐसी कंडीशन में आप बड़ी वाली संख्या उठा सकते हो। बड़ी वाली संख्या उठाओ 8। अगर मैं 8 लघुत्तम लूँ इसका तो 8 में 8 का भाग जाएगा लेकिन 5 का नहीं जाएगा क्या? तो अब 8 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 16। 16 में भी नहीं जाएगा 5 का। तो एक काम करो, इन दोनों को गुणा कर दो तो कितना आएगा भाई? 40। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभी आगे सीखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। तो 5 को 8 से गुणा किया तो आ गया अपने पास 40। अब 40 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 8 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया? एलसीएम हो गया। बात समझ गए होंगे। अब देखो एचसीएफ की बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। मैं से एचसीएफ ये क्या होता है, इसकी भी मैं लिख देता हूं आपके पास परिभाषा। क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, यहां ध्यान देने वाली चीज है भाई, यहां तो क्या था जिसमें, यहां क्या है जिसका दी हुई संख्याओं में, दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, पूरा पूरा भाग जाता हो, वो क्या हो जाएगी? उन संख्याओं का मैस हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे ये दोनों चीज ले लेते हैं अपन। उदाहरण वापस क्या ले लेता हूं मैं, क्या ले रहा हूं भाई? 5 और 8। ये लो 5 और 8 ले लिया। अब बोला है कि इन दोनों का अपने को क्या निकालना है? मैस निकालना है, महत्तम समापवर्ती। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके बीच, इनमें से कौन सी चीज बड़ी से बड़ी क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर। अब देखो 5 और 8, इसमें से ऐसी कोई भी चीज है कि जो कॉमन आ सकती है और जिसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए। अब क्या है इसमें, तो देखो इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए था इसमें, और इसमें क्या है कि ये जो संख्या आएगी इसका भाग जाना चाहिए दोनों संख्याओं में, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो बताओ ऐसी संख्या है क्या बड़ी से बड़ी? अगर मैं 5 से बड़ी संख्या लेता हूं, कोई 5 से बड़ी अगर कोई सी भी संख्या लेता हूं तो उसका भाग 5 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 5 से बड़ी संख्या तो आने वाली नहीं है। अब छोटी आएगी, अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा पूरा पूरा। 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 1 का जरूर जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। बात समझ गए? अगर यहां पे होता कि मैं बोल देता 4 और 8 तो क्या एचसीएफ होता? ऐसी संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जिनका इन दोनों में भाग जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाती? 4 हो जाती। कि 4 से बड़ी नहीं है कोई भी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चल जाए। 4 ऐसी है बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 का भी भाग जाएगा, 8 में भी जाएगा। बात समझ गए होंगे आप? तो ये चीज़ है भाई। अब आगे वापस आएंगे इस स्लाइड पे। अभी अपन एक चीज़ और पढ़नी है, उधर आगे पढ़ेंगे, उसके बाद वापस इसमें एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलो आगे क्या है, देखो वर्ग और वर्गमूल। क्या बोला है? वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है और वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग का मतलब स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है भाई? स्क्वायर होता है, सब जानते हैं अपन। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आराम से आप मैथमेटिक्स में धुरंधर बनोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक, देखो वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इतना तो जानते हैं अपन कि कोई भी संख्या है उसका अगर स्क्वायर करना है तो उसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। उसकी घात कितनी करनी पड़ेगी? 2 करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ग का मतलब हो गया अपने पास घात क्या करनी है? घात दुगनी करनी है, दुगनी करनी
है। अब कैसे, सुनो, अगर मैं बोलूँ आपको कि एक का मेरे को निकालना स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर निकालना मेरे को, तो क्या करूँगा, 2 गुणा 2 और वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है। अब 3 का पूछूं मैं, तो सर 3 का तो हम बता देंगे, 3 को 3 से गुणा करना है। कहने का मतलब उस संख्या को उसी से गुणा करना है 2 बार, है ना। तो 1 बार और 2 बार किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब 3 का निकालें ऐसे ही, 3 का स्क्वायर, तो 3 गुणा 3 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 का 16। इस तरीके से ऐसे आपको 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं एक बार के लिए आपके लिख देता हूँ, 5 का 25 होता है। फटाफट से आप भी लिख लो भाई, ठीक है ना। ये हो गया 49, 64, 81, 100। आ जाओ 11, 12, 13, अपन कहाँ तक लिखेंगे, 30 तक। 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400। ठीक है, याद करने हैं आपको, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब आपके लिए काम है कि 21 से लेकर 30 तक आप खुद लिखोगे। मैं बोल देता हूँ, 21 का होता है 441, 22 का 484 होता है, ठीक है ना। 23 का 529 होता है, और 24 का होगा अपने पास 576, और 25 का कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में 26 का 676 हो जाएगा, 27 का 729 हो जाएगा, 28 का 784 हो जाएगा, 29 का 841 और 30 का 900। अब ये आपको लिख के लाने हैं, ठीक है ना। चलो भाई, अब वर्गमूल की बात करते हैं। वर्गमूल, अब देखो ये तो कर दिया अपन ने इसका वर्ग, अब इसका वापस मूल निकालना है। मतलब वर्ग किया हुआ है उसमें से अपने को मूल निकालना है, मतलब मूल संख्या क्या है जिसका वर्ग किया गया है। तो देखो 11 है, जैसे 11 का स्क्वायर कितना था, 121। तो मैं पूछूंगा कि आपको कि 121 का वर्गमूल निकालो। वर्गमूल का चिन्ह ऐसे होता है, वर्गमूल को अपन ऐसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब वर्गमूल, और यहाँ 3 लिख दूंगा तो उसका मतलब घनमूल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 2, क्योंकि 11 की पावर 2 करेंगे तभी तो 121 आएगा। और इसका मतलब होता है, इस वर्गमूल का मतलब घात को आधी करना है, घात को आधी करना है, समझ गए बात। तो इस घात को आधी करेंगे तो 11 का स्क्वायर है, इसकी घात को ये लो भाई आधी कर दिया, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा अपने पास, 11 आ जाएगा। समझ आगे, अगर आपको ये स्क्वायर याद हो जाएंगे, वर्ग याद है, तो वर्गमूल निकालने में आसानी होगी, ठीक। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ है। घन और घनमूल क्या है भाई, घन और घनमूल। घन क्या होता है, अब इसमें अपने को घात को कितनी करना है, घात को 3 करना है, तिगुनी करना है, 3 गुनी करना है, ठीक, ठीक है भाई। अब देखो, और घनमूल का मतलब क्या होगा, घात को कितनी करना है, वहां आधी की थी वर्गमूल में, यहां कितनी करेंगे, 1/3 करेंगे। ये दोनों बातें हो गई, ठीक। अब देखो घन का मतलब, वर्ग में क्या कर रहे थे, उस संख्या को 2 बार गुणा कर रहे थे, घन में क्या करना है, 3 बार गुणा करना है। जैसे 1 है तो 1 का अपने को क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो क्या आएगा अपने पास, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये होगा 1। 2 का क्यूब निकालना है, तो 2 गुणा 2 बराबर 8। ऐसे 3 का निकालो, 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का होता है 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का होता है
1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2197, 14 का होता है 2744 और 15 का होता है 3375। ये आपको सारे याद करने हैं, ठीक है, मैंने लिख दिए हैं। अब घनमूल निकालना है तो घनमूल में क्या, जैसे मैं पूछूंगा कि 1331 का घनमूल है तो वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि इसकी 11 की पावर 3 करेंगे और 11 की पावर 3 करेंगे तो उसकी अगर घनमूल निकालना है तो पावर को वापस कितना करना है, 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा और अपने पास आ जाएगा 11। समझ में आ गई? इजी चीज़ें हैं तो याद करने वाली चीज़ें भाई, ये तो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखो क्या है घातों के नियम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने को आनी चाहिए। ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको। घातों के नियम क्या क्या होते हैं, अपने काम आएंगे, हर क्वेश्चन में काम आएंगी ये चीज़ें। अब देखो कैसे घातों के नियम, मैं बोलूँ आपको, अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है उसकी पावर है 0, कोई भी संख्या लिख रखी है, जैसे मैं लिखूँ आपके पास 5, अभी मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर घात कितनी है, तो आप 0 मत कहना, 0 कह दोगे। अगर कोई भी संख्या और उसकी पावर अगर 0 कर दोगे तो उसका मान हो जाएगा 1। समझ गए बात? अगर कुछ पावर नहीं है इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है ना? कुछ भी ऐसी संख्या लिखी हुई है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब कितनी पावर है उसकी, 1 पावर है। ठीक है ना? तो अगर आप किसी की भी पावर 0 कर देते हो तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आगे बात? अब मैं लिखता हूं आपको आगे कि a की पावर n है। क्या लिखा भाई? a की पावर n है। अगर इसको अपन ऊपर लेके जाते हैं, अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर -n। समझ में आ गई बात? और एक चीज़ और होती है, जैसे मैं किसी संख्या को गुणा करता जाऊं, a इंटू ए ऐसे 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 गुणा करूं n टाइम, अगर जितनी बार गुणा हो रहा होगा वो, अभी देखो इसके पावर 1 है ना, तो कितनी बार गुणा करेंगे। अब देखो सब में आधार समान है, a है, सब में a है, तो a की पावर क्या होगी यहाँ पे, n होगी। ठीक है क्या? a की पावर क्या हो जाएगी भाई, n हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ अपन एक चीज लिख सकते हैं, अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। यही तो हो रहा है। देखो सब में आधार समान है, a है, तो इनकी घातें कितनी है, 1, तो ये सब ऐसे n टाइम है तो n लिख दिया मैंने। जैसे मैं बोलूँ यहाँ उदाहरण लिख के लिख देता हूँ आपको कि 2 की पावर 5 है और गुणा हो रहा है 2 की पावर 6 से। अब देखो यहाँ दोनों जगह आधार समान है क्या, 2, तो ये घातें क्या होगी आपस में, ये दोनों जुड़ेगी, ये आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ेगी। तो ये क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 11। बात समझ गए क्या? ठीक। अब देखो ये वाली बात होगी, ये हो गई, ये हो गई। अब देखो मैं अगर ऐसे लिखूं, a की पावर n है और बटा a की पावर m है, तो ये क्या होगा, अब इसको ऊपर लेके जाओ तो a की पावर n माइनस m, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये इसको अगले स्टेप में लिखूंगा। चलो ऐसे आएगा, ये a की पावर n गुणा a की पावर माइनस m। अब वापस वही बात कि आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो a की पावर n माइनस m। बात समझ में आ गई क्या? इस तरीके से अपने को इसको करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, देखो जैसे मैं लिखूं a की पावर, चलो उदाहरण से बताता हूं डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, बहुत बहुत खतरनाक चीज है। 2 की पावर जैसे 3 है और इसकी पावर मान लेता हूं 2 है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, इसको तो अभी अपन ने किया था कि सर ऐसे कोष्टक आता है तो ये इससे गुणा होता है। ठीक है ना? गुणा होता है, इसका मतलब इस कोष्टक का मतलब ही क्या है, इस कोष्टक का मतलब ही गुणा है, क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये आएगा अपने पास 2 की पावर 6, क्योंकि 3 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ गए बात? और दूसरी चीज कैसे होती है कि 2 की पावर 3 की पावर 2, अब ये क्या आएगा,
ये दोनों बातें सेम नहीं है, पहली बात तो दिमाग से निकाल देना कि ये दोनों बातें सेम नहीं है। अब इसका क्या आएगा वो आप देखो, इसमें तो कोष्टक आ गया था तो अपन दोनों ने गुणा कर दिया, लेकिन यहाँ कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो ऊपर से सोल्व करते हुए आएंगे इसको। अब 2 की पावर देखो कितनी है, 1 है, तो 2 की पावर 1 तो 2 ही रहता है, लेकिन यहाँ 3 की पावर 2 है, तो पहले 3 की पावर 2 सोल्व होगा। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बताओ, 9 होता है, अभी अपन ने वर्ग पढ़ा था, है ना। तो अब ये 2 की पावर क्या निकल के आएगा अपने पास, 9। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन ऐसे डाल देगा कि बोलेगा इसमें से कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है, कि किसका मान कैसे निकालोगे, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट, अब आगे क्या है और क्या रह गया, देखो अब संख्या, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये भी तो आनी चाहिए अपने को कि कौन कौन सी संख्या होती है, उसके क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, देखो 3 चीज़ें अपने पास, क्या क्या है, एक तो है सम संख्या, एक है विषम संख्या और एक है अभाज्य संख्या। तो सम संख्या क्या, सीधा सा फंडा है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है वो क्या कहलाएगी, अपनी सम संख्या कहलाएगी। वे संख्याएं होती है सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग, 2 का भाग चल जाएगा मतलब सम संख्या है। समझ में आ गई। पहचान कैसे करेंगे इसकी, पहचान होगी इसकी, अंतिम अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। अब वापस रिपीट हो जाएगा, 10 में वापस 0 आ गया, 11 होगी नहीं, 12 में वापस 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, सम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या क्या है, देखो विषम संख्या सीधा सा है कि सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाएगा, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ये लो, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, पूरा भाग नहीं जाता है। ये पूरा भाग इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाग तो चल जाएगा किसी संख्या में, लेकिन पूरा जाना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, उसका मतलब होता है विषम संख्या। और अब लास्ट में है अपने पास अभाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका तो क्वेश्चन भी पूछा गया था जीडी में कि 90 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है, किसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती है। कहने का मतलब क्या, ऐसी संख्या होगी जिसमें या तो एक का भाग जाएगा, एक और उस खुद का भाग जा सकता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाएगा। तो एक बार के लिए लिखते हैं अपन इसको, वे संख्याएं जो केवल इंपॉर्टेंट, जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित, ऐसे लिख दो, पूर्णतः विभाजित होती है, वे संख्याएं क्या कहलाएगी भाई, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए बोले अपन, विषम संख्या की बात करूं पहले, तो इसके भी उदाहरण नहीं लिखे अपन ने। विषम संख्या के उदाहरण की बात करें अपन तो विषम संख्या हो जाएगी 3 हो गई, 5 हो गई, 7, 9, ये सब क्या है, विषम संख्याएं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, अब 9 नहीं होगा। अब अभाज्य संख्या में 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में तो किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। जबकि अपना अभाज्य संख्या क्या कह रही है कि वो या तो
खुद से ही विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित हो सकती है, ठीक है, बाकी किसी से नहीं होगी। तो अब एक चीज़ देखो, आप यहाँ पर इस 2 के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखो। आप इस 2 के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यह एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। सही बात है क्या? ये 2 क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी इसके अलावा कोई सी भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो सकती है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे बेसिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, जो है अपना क्या, भाजकता के नियम। आपको आते होंगे लेकिन एक बार सुन लीजिए आप, ठीक है। 2 से भाजकता का नियम शॉर्ट में बताऊंगा मैं। 2 से भाजकता का नियम, भाजकता का नियम, ठीक। 3 से भाजकता का नियम और 4 से और लास्ट में 5 से, बस ये 4 ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब सुनो क्या होता है। भाजकता का नियम का मतलब है कि 2 का भाग किस किस में जाएगा, 3 का भाग किस किस में जाएगा, 4 का भाग किस किस में जाएगा और 5 का भाग किस किस में जाएगा। अपन देखते ही पता लगा सकते हैं उन चीज़ों का कि किस किस में उसका भाग जाने वाला है, उसको अपन भाजकता का नियम बोलेंगे। अब देखो 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी। 2 से अगर इकाई अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो, या तो 0 हो या क्या हो, सम संख्या हो, तो वे संख्या जो होगी वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि 5 7 3 6 8 7 8 0, अब इतनी बड़ी संख्या है, आपको बोलेगी क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो आप लास्ट में देखोगे कि इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो बिल्कुल ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी, बात खत्म। 3 से भाजकता का नियम क्या है। 3 से भाजकता का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, जो संख्या है ना उसके अंकों को जोड़ना है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब समझो कैसे, क्या बोला मैंने कि जो भी कोई संख्या दे रखी होगी, मान लो ये संख्या है, अब अपने को पूछा कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, तो कैसे देखेंगे, अपने इनके जितने भी अंक हैं 5 7 3 6 7 8 इन सबको जोड़ेंगे अलग अलग से। जैसे 5 और 7 12, 3 15, 15 और 6 21 और 7 हो गया 28, 28 और ये हो गया 36, इन सबका योग कितना आया 36। क्या 36 3 से विभाजित है? सर बिल्कुल है, 12 बार में कटता है, 3 से कितना 36, 12 36 होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। समझ में आ गई क्या बात, क्या बोला अपन ने, कैसे लिखा इसको। अगर यही संख्या लिखता हूं मैं एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे, 5 + 7 + 3 + 6 + 7 + 8 और +0, 0 तो किसी में भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किससे कटनी चाहिए, 3 से, और इसका योग आ रहा है अपने पास 36 और ये 3 से कटेगा 12 बार, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, बात खत्म। अब देखो 4 से वाला क्या होता है, 4 में अपने को क्या, 2 में देखो अपन ने अंतिम अंक देखा था, लास्ट का इकाई का अंक देखा था, अब 4 में अंतिम 2 अंक देखने, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, और ये किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित। मान लो यही संख्या है, एक ही संख्या से अपना सारा काम हो जाएगा। मान लो यही संख्या है, तो इस पूछे अपने को कि ये 4 से विभाजित है या नहीं है, तो करेंगे क्या, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंक क्या है, 80 है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल कट जाएगा, कितने बार, 20 बार। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से डिवाइडेड है।
बिल्कुल 4 का भाग पूरा पूरा इसमें भी जाएगा। ठीक, अब लास्ट में देखो 5, ये वापस ऐसा ही है कि इकाई अंक जो है 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो अपना क्या हो जाएगा, वो पूरी संख्या। अब देखो इसमें 0 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से भी डिवाइडेड होगी। बात समझ में आ गई सारी चीज़ें। एक चीज़ अपने रह गई थी, मैंने बोला था कि अभाज्य संख्या पढ़ने के बाद वापस एलसीएम और एचसीएफ के पास चलेंगे, तो एक बार चल के आते हैं। देखो क्या बोल रहा था मैं, ये लो, क्या बोला कि अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित होती है या फिर स्वयं से विभाजित होती है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अगर आपको निकालना है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो उनको आपस में गुणा करना है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अगर आपको निकालना हो, तो उसको आपस में गुणा कर देना, आपस में गुणा कर देना। ठीक, जैसे बोलो कि 5 और 7, अब दोनों अभाज्य संख्या है क्या, तो इसमें परेशान नहीं होना, इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देना। और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये फिक्स है। इनका एचसीएफ, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ये लो भाई, ये अपना काम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। और इसके बाद तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा अपना वीडियो, उसमें अपन चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, परसेंटेज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, और परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद सारे चैप्टर ईजी है, ईजी तो परसेंटेज भी है, लेकिन पूरी मैथमेटिक्स की जड़ है वो, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।